नमस्कार, मैं निधि पालीवाल। आज आपके सामने कक्षा 12 के विषय गणित के अध्याय संबंध और फलन का अंतिम भाग 4 लेकर प्रस्तुत हूँ। हम अपने पिछले भागों में संबंधों के बारे में जान चुके हैं। संबंध कितने प्रकार के होते हैं, संबंध का प्रांत और परिसर किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। हम फलन को भी सीख चुके हैं, फलन किस प्रकार परिभाषित होते हैं। फलन एक विशिष्ट प्रकार के संबंध ही होते हैं। फलन कितने प्रकार के होते हैं यह भी हम अपने पिछले भाग में सीख चुके हैं। हम इस भाग में फलनों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है, व्युत्क्रमणीय फलन किसे कहते हैं और द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले फलनों का संयोजन, इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। हम वर्ष 2019 की किसी 10th क्लास की किसी भी बोर्ड की परीक्षा में बैठ चुके एक विद्यार्थियों का समुच्चय लेते हैं। सभी विद्यार्थियों का समुच्चय हमने एक ए ले लिया है। यह क्या है हमारा, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय ए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड क्या करता है, जब परीक्षा में जब विद्यार्थी बैठते हैं परीक्षा देने के लिए तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक रोल नंबर अलॉट करता है। तो हमारा जो सेट बी है वह इस प्रकार है, जो प्रत्येक विद्यार्थी को दिए गए रोल नंबरों का समुच्चय है। अब गोपनीयता बनाए रखने के लिए बोर्ड क्या करता है, हर एक रोल नंबर को विरूप करके एक नकली सांकेतिक नंबर दे देता है, जिसको हम अपने एक सेट सी के द्वारा लेते हैं। अब होता क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी को बोर्ड की परीक्षा में बैठने के लिए एक रोल नंबर दिया जाता है और उस रोल नंबर को विरूप करके बोर्ड के द्वारा एक नकली सांकेतिक नंबर हमको प्रदान किया जाता है। इस प्रकार हमको दो फंक्शन प्राप्त होते हैं, दो फलन। एक फलन हमारा क्या है, फंक्शन a टू b जा रहा है और दूसरा फलन हमारा g है जो b टू c जा रहा है। यहाँ पे b और c दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर के सबसेट हैं, यानी कि b सबसेट है n का और c भी जो है सबसेट है n का। एक बार हम फिर से समझते हैं, यदि a हमारा जो है सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है और b सेट जो है उसके संगत हर विद्यार्थियों को दिए गए रोल नंबरों का समुच्चय है और C जो है प्रत्येक विद्यार्थी के रोल नंबर को विरूप करके एक दिए गए सांकेतिक नंबरों का समुच्चय है, तो हमें यहाँ पर दो फलन प्राप्त हो रहे हैं। एक फलन f सच दैट a टू b जा रहा है हमारा, दूसरा फलन जो है वह g सच दैट b टू c जा रहा है। अब इन दोनों फलनों के संयोजन से होता क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी को, दोनों फलनों के संयोजन से प्रत्येक विद्यार्थी को एक सांकेतिक नंबर प्राप्त होता है। देखिए, हमने इन दोनों फलनों को संयोजित किया तो हमको प्रत्येक विद्यार्थी को यहाँ पर एक सांकेतिक नंबर इस प्रकार प्राप्त हुआ। यह जो प्रक्रिया है यही फलनों का संयोजन कहलाती है। अब इसको हम व्यापक रूप से इसकी परिभाषा के रूप में देखें तो फलन f सच दैट a टू b यह जा रहा है तथा g फलन हमारे पास है वह b से c का संयोजन फलन GOF सच दैट a टू c। देख रहे हैं आप किस प्रकार परिभाषित है, GOF x बराबर फंक्शन g ऑफ x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ
x बिलोंग्स टू a द्वारा परिभाषित होता है। अब हम एक प्रश्न लेते हैं। हमारे पास यदि कोई फलन f such that R2R, R यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तथा दूसरा फलन g such that R2R है, जहां हमारे पास fx बराबर क्या दिया हुआ है, cos x, और gx हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, जहां x के सभी मान जो है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, दोनों ही केस में x बिलोंग्स टू r है। तो हमको गॉफ और फॉग दोनों ही ज्ञात करने हैं। साथ ही हमें यह भी देखना है कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। अब देखिए इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गॉफ एक्स। गॉफ ऑफ एक्स ये हमारे क्या बनेगा, फलन g, फिर का फलन ये x। देखिए इसमें हम रखते हैं फंक्शन ऑफ x क्या है हमारे पास, cos x है। अब हमारे पास फलन g इस प्रकार परिभाषित है, तो ये हमें क्या मिलेगा, 2 cos x का वर्ग, ये आया हमारे पास 2 cos स्क्वायर x। ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू हमारा क्या है, r के लिए हम देखा, तो हमें गॉफ ऑफ x ये है प्राप्त हुआ। अब हम फॉग ऑफ x निकालते हैं। फॉग ऑफ x देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, फंक्शन ऑफ g ऑफ x। तो देखिए ये हमें क्या प्राप्त होता है, gx हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर, और यहां पर इसमें फिर देखा हमने ये हमें प्राप्त होगा cos 2x स्क्वायर के बराबर। अब हमको यह सिद्ध करना है कि गॉफ जो है वह फॉग के बराबर नहीं है। अब हम ले लेते हैं इसमें एक कंडीशन पर चेक कर लेते हैं, x बराबर 0 के लिए देखते हैं हमारे पास गॉफ 0 का मान क्या प्राप्त होता है। देखिए 2 cos स्क्वायर 0 यानी कि यह आया 2 इंटू 1 का स्क्वायर, अर्थात 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं फॉग ऑफ x, फॉग ऑफ 0 सॉरी, x बराबर 0 के लिए हम देख रहे हैं, तो अब इसमें हम x की जगह पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, ये हमें मिला cos 2 इंटू 0, हल करने पर cos 0 का मान हमें प्राप्त होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x बराबर 0 के लिए हमको क्या प्राप्त हो रहा है, गॉफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू फॉग ऑफ 0। अतः जो हमें सिद्ध करना था कि यह आपस में बराबर नहीं है। अब हम अगला उस पे देखते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। अब कोई भी फलन f such that x to y व्युत्क्रमणीय है यदि there exist फलन g such that y to x गॉफ इज इक्वल टू तत्समक फलन x पर तथा फॉग इज इक्वल टू तत्समक फलन y पर। अब एक फलन f such that x to y व्युत्क्रमणीय है, एक तो यह कंडीशन हमारे पास निकली। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देने वाली बात है, यह तो एक परिभाषा है, साथ में एक पॉइंट और निकल के आ रहा है कि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है यदि और केवल यदि f एक की तथा आच्छादक है। यहां से क्या निकल रहा है कि अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो वह फलन एक की और आच्छादक भी होगा, और यदि कोई फलन
एकेकी तथा आच्छादक है तो हम कह सकते हैं वह फलन व्युत्क्रमणीय होगा। अब फलन g को फलन f का प्रतिलोम भी कहते हैं और इसे प्रतीक f इनवर्स द्वारा भी प्रकट करते हैं। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास प्रश्न क्या है, हमारा फलन जो है किस प्रकार परिभाषित हो रहा है, f such that n to y fx बराबर 4x plus 3, जहां y बराबर हमारा क्या है, y belongs to n such that y is equal to 4x plus 3 comma for all values of x belongs to n। अब हमको इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए यह फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन है और हमें इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए देखिए हमारे पास 22 किस प्रकार परिभाषित है, y जो है समुच्चय y इस प्रकार परिभाषित हो रहा है, y belongs to n such that y is equal to 4x plus 3 for r values of x belongs to n। अब हम देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। y बराबर fs for all values of x belongs to n, there exist y belongs to y, y is equal to fx is equal to हमारे पास क्या है 4x plus 3। यहां से हम देख सकते हैं x बराबर हमको क्या प्राप्त होता है, y माइनस 3/4। अब माना जी वाई एक फलन हमने इस प्रकार लिया जी वाई y माइनस 3/4 जो कि g सच दैट y टू n पर एक परिभाषित फलन है। यह हमने यहां पर लिया है, जहां y के जितने मान हैं वह हमारे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू n, ये हमने लिया। अब सबसे पहले हम निकालते हैं गॉफ ऑफ x व्युत्क्रमणीय। हमें गॉफ ऑफ x कैसे प्राप्त होगा, वह हमें मिलेगा g ऑफ फंक्शन ऑफ x, और हमने इसमें देखा तो g ऑफ फंक्शन ऑफ x क्या आ गया, ये 4x प्लस 3 हमें मिला। फिर हमने इसमें आगे इसको हल करना चाहा तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4x प्लस 3 माइनस 3/4, तो ये हमें प्राप्त हुआ x। यहां से क्या हुआ, देखिए गॉफ जो है हमें तत्समक फलन n पर समुच्चय n पर प्राप्त हो रहा है। अब हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे, फॉग ऑफ y। हमें व्युत्क्रमणीय फलन की हमने परिभाषा अभी पढ़ी थी, उसी के अनुसार हम इसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब यहां पे यह क्या है, y माइनस 3/4 ये हमने रखा मान, और जब हम इसको इसमें रख रहे हैं तो देखिए 4 इंटू y माइनस 3/4 प्लस 3, जब हम इसको हल करते हैं तो ये हमें किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, ये y के बराबर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार अगर हम परिभाषा से देखें तो फॉग जो हमें प्राप्त हो रहा है वह तत्समक फलन है हमारा y समुच्चय पर। तो व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा के अनुसार f जो है वह एक व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध होता है। अब प्रतिलोम फलन के लिए देखिए g जो है, g प्रतिलोम, फिर से लिख देती हूं, प्रतिलोम फलन
है, अर्थात F इनवर्स बराबर G। और अगर हम इसको प्रतिलोम फलन को लिखना चाहें तो हम किस प्रकार लिखेंगे आंसर के रूप में? F इनवर्स X बराबर हमारे पास प्राप्त होगा X माइनस 3/4। अब द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं, इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि अपनी शुरुआती क्लासेस में हम 4 मूलभूत संक्रियाएं जो आप जानते हैं कौन सी हैं, योग की प्लस, जोड़, अंतर, गुणा और भाग की संक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं। अब हमको इसमें एक चीज भी प्राप्त है कि कोई भी जब ये संक्रियाएं जो हैं हम जब करते हैं तो कोई भी जब 2 संख्याएं लेते हैं तो हमें इनसे संबंधित संख्याएं, जैसे अगर हमारे पास 2 संख्याएं a और b हैं तो इनको अगर हम संबंधित करें इस प्रकार से तो a प्लस b के रूप में हमें एक नई संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें a माइनस b के रूप में एक संख्या प्राप्त होती है, a इंटू b के रूप में भी एक संख्या प्राप्त होती है और a अपॉन b के रूप में भी एक संख्या प्राप्त होती है संबंध करने पर। लेकिन कंडीशन क्या है? b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहीं पर हमने यह भी देखा है जब भी हम 3 संख्याओं का जोड़ या गुणा करें या अंतर देखें तो हम सबसे पहले 2 संख्याओं को संबंध करके एक संख्या प्राप्त करते हैं, फिर उसका तीसरी संख्या के साथ संक्रिया करते हैं। अब जैसे हमारे पास 3 संख्याएं हमने ले ली, समझने के लिए देख लीजिए, 2, 3 और 5 ले लिया। अब हमें इसमें क्या संक्रिया करनी है? हमें इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। तीनों संख्याओं को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी 2 संख्याएं जोड़ेंगे, फिर जो हमें प्राप्त होगा, चलिए हमने ये 2 संख्याओं का जोड़ लिया, 2 + 3 हमें प्राप्त हो गया, फिर हम इसमें तीसरी संख्या बाद में जोड़ेंगे। तो यहां से देखने वाली क्या बात है कि जो चारों ही संक्रियाएं हैं वह द्विआधारी संख्याएं, पहले इनको 2 को संबंध करके फिर हम आगे इसको हल करते हैं। तो अब इसी चीज को अगर हम व्यापक रूप में देखना चाहें तो किसी समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया एस्ट्रिक्स एक फलन a क्रॉस a है और a, b जो है, ये जो हमारा जो फलन है एस्ट्रिक्स, इसको ये ऐसे लिखा होना चाहिए, एस्ट्रिक्स a, b को हम a एस्ट्रिक्स b द्वारा निरूपित भी करते हैं। अब हमने एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सिद्ध कीजिए कि R में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं किंतु भाग R में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। सबसे पहले हम देखना है R क्या है। R हमारा जो है वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हमारा फलन किस पर परिभाषित हो रहा है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हल करने के लिए फलन प्लस हमारे पास क्या है, R क्रॉस R टू R A प्लस B belongs to R for all values of A, B belongs to R पर परिभाषित फलन है। अब हमारा यहाँ पर ये जो फलन जोड़ है वह किस प्रकार परिभाषित हो रहा है? इस प्रकार परिभाषित फलन है। इसी प्रकार हम अंतर के लिए देखते हैं, यह किस प्रकार परिभाषित हो रहा है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A, B belongs to R। यहाँ पे A माइनस B भी R में होना चाहिए पर परिभाषित फलन है। इसको मैं यहाँ पे इस प्रकार लिख रही हूं।
अब इसी प्रकार गुणा के लिए आप देखिए, सभी A, B बिलोंग्स टू R के लिए R क्रॉस R से R, इन दोनों संख्याओं का जो किसी भी दो वास्तविक संख्याओं का जो गुणा है वह भी उस वास्तविक संख्याओं के सेट में हमको प्राप्त होता है। ये इस प्रकार हमारा परिभाषित फलन है। अब चूंकि यह तीनों ही जोड़, अंतर और गुणा तीनों ही परिभाषित फलन है, क्योंकि जब भी हम कोई दो संख्याएं लेते हैं तो उनका जोड़ या उनका अंतर और या उनका गुणा भी हमें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में प्राप्त होता है। तो यह एक द्विआधारी संक्रियाएं हैं। परंतु भाग के लिए ध्यान देने योग्य क्या बात है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A, B बिलोंग्स टू R। देखिए भाग हमारा किस प्रकार परिभाषित हो रहा है, R क्रॉस R टू R। A, B भी R में होना चाहिए, लेकिन B बराबर 0 के लिए हमको A, B A अपॉन B भी हमको R में प्राप्त नहीं होता है। किसके लिए, B बराबर 0 के लिए। यह द्विआधारी संक्रिया भाग की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में तब कहलाएगी जब हमारा फलन किस प्रकार परिभाषित हो कि भाग R क्रॉस R टू R A अपॉन B बिलोंग्स टू R। कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, B इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A, B बिलोंग्स टू R। तब यह द्विआधारी संक्रिया होगी, अन्यथा यह भाग में द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी यदि हमारे पास B बराबर 0 है। अब हम इसमें आगे देखते हैं। समुच्चय X में एक संक्रिया क्रम विनिमेय है यदि A*B इज इक्वल टू B*A फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A, B बिलोंग्स टू X। समुच्चय X में एक संक्रिया साहचर्य है यदि A*B इज इक्वल टू A*B*C फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A, B, C बिलोंग्स टू X। इसको हम इस एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास क्या देखते हैं कि पूछा जा रहा है क्या यह साहचर्य वह क्रम विनिमय है। हमारा सबसे पहले हम क्रम विनिमय के लिए लेते हैं A*B। हमारा किस प्रकार परिभाषित है, AB अपॉन 2। अब हमको यह भी पता है समुच्चय हमारा क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A, B बिलोंग्स टू R, यानी वास्तविक संख्याओं के लिए जब हम देख रहे हैं तो हमें पता है गुणा में क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है। तो ये इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और यहां से ये हमको क्या प्राप्त हुआ, B*A। तो यह कंडीशन हमको प्राप्त हो रही है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A, B बिलोंग्स टू R। तो अतः दी गई द्विआधारी संक्रिया जो है वह क्रम विनिमय है। सॉरी, इसको विनिमय लिखेंगे, फिर से लिख देती हूं मैं, क्रम विनिमय है। अब यहां पर हम अगला देखते हैं कंडीशन हमारी साहचर्य के लिए। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A, B, C बिलोंग्स टू R, वास्तविक संख्याओं के सेट पर हम देख रहे हैं। तो पहला हमने केस लिया A*B C। यहां पर ये क्या आया, AB अपॉन 2। फिर इसके साथ क्या आ रहा है यहाँ पे, ये C। अब ये बन गया। अब इसको हम पूरे को एक मानेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, AB अपॉन 2 इंटू C अपॉन में ये 2 एक और आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ABC अपॉन 4। अब दूसरा केस इसका हम लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमको क्या ज्ञात करना है, A*, B*, C।
देखिए अब हमको क्या प्राप्त होगा, ए एस्ट्रिक्स। अब हम ब्रैकेट के अंदर इसको पहले हल करते हैं तो हमें एक मिलेगा BC/2। अब ये हमारा एक हो गया। फिर से हम परिभाषा पे दे जाएंगे। इधर हमारा फलन जो है इस प्रकार परिभाषित है, तो इसको जब हम फिर से लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास ABC/2 क्रॉस 2। तो देखिए ये क्या हुआ, ABC/4। इन दोनों से देखने पर हमें मिलाने पे क्या प्राप्त हो रहा है, तुलना करने पर ए एस्ट्रिक्स बी ब्रैकेट में फिर एस्ट्रिक्स सी बराबर ए एस्ट्रिक्स फिर ब्रैकेट में बी एस्ट्रिक्स सी। अतः यह साचर्य भी है। साचर्य की परिभाषा के अनुसार हमारी कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है, तो यह फलन जो है वह साचर्य भी है। अब किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए हमारा जो एस्ट्रिक्स फलन इस प्रकार है, देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू A, तत्समक कहलाता है यदि A एस्ट्रिक्स E इज इक्वल टू A E एस्ट्रिक्स A फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A बिलोंग्स टू A हो। तो अब देखिए सबसे पहले हम शून्य के लिए हमें क्या करना है, प्रश्न लेते हैं। प्रश्न से आसानी से समझ में आ जाएगा। सिद्ध कीजिए R में शून्य योग का तथा एक गुणा का तत्समक है। इसका हल देखिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A बिलोंग्स टू, हमारा सेट किस पर परिभाषित हो रहा है, वास्तविक संख्याओं के सेट पर, A बिलोंग्स टू R। अब A+0 हमको क्या प्राप्त हो रहा है, A। 0+A भी हमको क्या प्राप्त हो रहा है, A। तो परिभाषा के अनुसार 0 जो है, शून्य जो है योग का तत्समक है, तत्समक है। इसी प्रकार अब हम गुणा के लिए देखते हैं। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A बिलोंग्स टू R, देखिए A इंटू 1 इज इक्वल टू हमको A प्राप्त हो रहा है A के, और 1 इंटू A भी हमको क्या प्राप्त हो रहा है, A के। हम कह सकते हैं 1 जो है वह गुणा का तत्समक है। अब इसके आगे किसी द्विआधारी संक्रिया में एस्ट्रिक्स A क्रॉस A टू A के लिए किसी अवयव A बिलोंग्स टू A को व्युत्क्रमणी कहते हैं यदि V बिलोंग्स टू A, A एस्ट्रिक्स B इक्वल टू E, B एस्ट्रिक्स A बराबर B एस्ट्रिक्स A हो, जहां E और A में तत्समक अवयव है। B को हम A का प्रतिलोम भी कहते हैं, जिसे प्रतीक A इनवर्स द्वारा प्रकट करते हैं। इसमें भी एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास R में योग संक्रिया के लिए A का प्रतिलोम -A है और गुणा संक्रिया के लिए A इज नॉट इक्वल 0 के लिए का प्रतिलोम 1/A है। ये हमको देखना है, तो देख लेते हैं ये किस प्रकार है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A, सेट हमारा वही वास्तविक संख्याओं का सेट है, A बिलोंग्स टू R। तो A प्लस -A हमने देखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, A -A 0। इसी प्रकार हम -A प्लस A जब देखते हैं तो हल करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, 0। अतः हम कह सकते हैं -A जो है वह प्लस के लिए A का प्रतिलोम है परिभाषा के अनुसार। अब हम गुणा के लिए देखें। फॉर A बिलोंग्स टू R, A इंटू 1/A हमें क्या प्राप्त हो रहा है, A। इसी प्रकार 1/A इंटू माफ कीजिएगा, A इंटू 1/A हमको प्राप्त हो रहा है 1 के। इसी प्रकार 1/A इंटू A हमें प्राप्त हो रहा है 1 के हल करने पर। तो हम कह सकते हैं कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या है, A इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि गुणा संक्रिया के लिए A इज नॉट इक्वल 0 का प्रतिलोम 1/A है। फिर से इसको समझ लीजिए। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A बिलोंग्स टू R,
कंडीशन क्या है, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब हम a इंटू 1/a देखते हैं तो हमें गुणा का तत्समक 1 प्राप्त होता है। फिर 1/a इंटू a देखने पर भी हमें गुणा का तत्समक प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं गुणा संक्रिया का प्रतिलोम 1/a है।